तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो लाइट जब आती है हल्की सी वो डेविएट करती है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये पाथ से जो उसका डेविएशन होता है, यहाँ आना चाहिए थी लाइट, जाना चाहिए थी, रेक्टिलिनियर मोशन करती स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो यहाँ जाती है। ये डेविएशन होता है ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। अब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इनके बीच में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे 1 का निकालना है तो हमेशा 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कंपेयर करेंगे, विद μ1। तो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इन मीडियम 1। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट। किससे कंपेयर कर रहे हैं, विद एयर। तो जो ऊपर आ रहा है एयर और वैक्यूम, मान लेते हैं एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट एक ही होता है, वैक्यूम और एयर। और μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो है। अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किससे कंपेयर करेंगे, एयर से ही कंपेयर करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो लाइट, जो वेलोसिटी है ऑफ लाइट मीडियम की, हम दो मीडियम में कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं ले रहे हैं। स्टैंडर्ड वैक्यूम होता है, हम दो में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1 निकालना है तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सपोज मान लेते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, फिर मैं इसे शॉर्टकट में लिखूँगा, इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या है, μ2 विद 1 मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये याद रखें स्टेटमेंट, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे अगर, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो क्या जाएगा, v2 ओवर v1। अगर यहाँ लिखूँगा, इसे अगर मैं आगे बढ़ा के दिखता हूँ तो देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या होगा, μ1 क्या होगा, μ1। तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c होती है, c ओवर v1। और एब्सोल्यूट ऑफ v2 c ओवर v2। c कितना होता है, c है पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, ओहो, स्पीड ऑफ लाइट
ठीक है, 300 × 8 मीटर पर सेकंड। बस समझ में आ गई। ऐसे करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम बता सकते हैं। अब जैसे कि रेयरर क्या होता है और वो क्या होता है डेंसर। अब जैसे ये μ1 है और ये μ2 है। अगर μ1 बड़ा है μ2 से, जो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उतना डेंसर होगा। ये डेंसर है और रेयरर है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे आएगी, ये कैसा मीडियम है, डेंसर और रेयरर, तो कहाँ जाएगी, तो याद रखो स्पीड बढ़ जाएगी। हल्का मीडियम है, रेयरर है, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे और कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका कुछ पाथ ये आता, लेकिन अब ये आएगा पाथ, अब ये आएगा। एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्चुअल में इसका पाथ ये आना था, लेकिन क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गई। कहाँ, डेंसर टू रेयरर। लेकिन अगर लाइट रेयरर टू डेंसर आएगी, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो लाइट आ गई, ये लाइट आ रही है। इसमें क्या करेंगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या आएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, किसमें, डेंसर टू रेयरर, DR में अवे फ्रॉम नॉर्मल, और RD में टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हो जाएगी टूवर्ड। तो पाथ इसका कुछ एक्चुअल पाथ यहाँ आता, लेकिन अब पाथ कहाँ आएगा, ये आ गया। अब वो कुछ इस तरफ लगेगा। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light passes from one medium to another medium and gets deviated from its path, from its original path या initial path, is known as refraction of light. तो इसमें मीडियम का चेंज हो रहा है, तो एक मीडियम से अलग मीडियम पे जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसका एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब लेते हैं। ग्लास स्लैब पे एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, तो मैंने और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ग्लास स्लैब किसका है, ये है ग्लास, ये है एयर। तो जाहिर सी बात है म्यू ऑफ ग्लास बड़ा होगा म्यू ऑफ एयर से। तो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर है। और ये कैसा है, रेयरर मीडियम है। तो R से D आ रही, तो कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो कहाँ आई, टूवर्ड्स नॉर्मल बना लेते हैं। ये आ गई कुछ, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब कहाँ जाएगा, अब ये है ग्लास, अब कहाँ जा रहा है, एयर। तो कहाँ जाएगा, डेंसर टू रेयरर, तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप अगर इस वाली रे को एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों रे पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और ये हमारी रे है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी रे है, फाइनल जो लिख लिया, इमरजेंट रे। क्या होती है, इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाए वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाए वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। अगर आप देखेंगे इसे अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनेंगे, तो ये रिफ्लेक्टिव एंगल हो गए। और जो एंगल इमरजेंट रे नॉर्मल से बनाए वो इमरजेंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमरजेंट एंगल I। ठीक है, याद रखें I जो होता है वो इक्वल टू E होता है। पहला तो ये है।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस बचता है इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डी कहलाता है ये डी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो एक्चुअल में हुआ है। बात समझ में आ गई। इमरजेंट रे, एरो कुछ बनाना पड़ेंगे हमें, ये कुछ रे ऐसे आई है, इधर गई है, फिर यहाँ से निकल गई है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। पहला लॉ वो सेम है रिफ्लेक्शन की तरह, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे सब। पहला तो वही सिंपल। सेकंड, साइन ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आर, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। लेकिन याद रखें एंगल आई और आर इक्वल नहीं होंगे, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, बट एंगल आई इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लग गया कि कैसे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मुझे एब्सोल्यूट निकालना है ऑफ एयर तो कितना आएगा, c ओवर वेलोसिटी ऑफ इन एयर। तो ये सॉल्व होके आता है 1.003, ऑलमोस्ट इक्वल ही हो गई, यानी कि दोनों की वेलोसिटी, तभी तो बना रहा है, 1 मान लेते हैं, दोनों की एक ही होती है वेलोसिटी। अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो क्या निकालूंगा, c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये सॉल्व होके आता है 1.33, यानी कि वेलोसिटी 1.33, ठीक है। अगर मैं निकालता हूँ म्यू ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6 बेंजीन, तो बेंजीन कितना होता है 1.50, ठीक है। फिर आता है ग्लास की बात करते हैं, ग्राउंड ग्लास म्यू, तो क्या होगा c ओवर वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये सॉल्व होके आता है हमारा 1.52। तो कुछ चीज़ याद कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाकी सब वही हैं। तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, या हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 माने कांस्टेंट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट देता है, कुछ 1 के टर्म्स में दे देगा, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से आप लिख लें। रिलेटिव पता लग गया, एब्सोल्यूट पता लग गया। अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसे कहते हैं TIR। क्या कंडीशंस रहेंगी इसमें ये देख लेते हैं। पहली, इंसिडेंट रे पहली क्या रहेगी, इंसिडेंट रे शुड बी यानी कि ज़रूरी है, शुड बी इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में होना ज़रूरी है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कंडीशन होना ही चाहिए, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होना चाहिए, तभी ये TIR होता है। अब एक सपोज सरफेस मान लेता हूँ मैं, ये सरफेस है,
ये वाटर है, तो कैसा हो जाएगा वाटर, म्यू होता है 1.5, तो हो जाएगा डेंसर मीडियम। ये एयर है, तो कैसा हो जाएगा रेयरर मीडियम। हो गया रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। अब यहाँ से अगर रे आ रही है, सपोज ये रे आई, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो डेंसर रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल तो कुछ रे ये आ जाएगी, ये निकल जाएगी, तो ये एंगल हो गया आई, इंसिडेंट एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ है, डेंसर मीडियम में। इंसिडेंट रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में पहला। अब मैं एंगल आई इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ एंगल आई। तो एंगल आई इंक्रीज करूँगा तो और कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नहीं जाएगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो कुछ ये जाएगी, तो ये आई हो गया। और आर क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो मैंने कुछ इतना इंक्रीज कर दिया आई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इतना इंक्रीज कर लिया आई, इतना इंक्रीज कर लिया मैंने आई, ठीक है, आई इंक्रीज करते जा रहा हूँ। अब मैंने आई इतना इंक्रीज कर लिया कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे मैं ब्लू पेन से शो कर सकता हूँ, अगर आप देखें तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट पे जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाए उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल सी। तो नाउ इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहेगा, क्रिटिकल एंगल। अब फर्दर मैंने इससे फिर इंक्रीज कर दिया, अगर फर्दर मैंने इंसिडेंट एंगल और इंक्रीज कर दिया, सपोज मैंने अब एंगल और इंक्रीज कर दिया, और बड़ा कर दिया, आई क्या हो गया, ग्रेटर देन सी। जैसे ही बड़ा हुआ सी से, तब आर क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, और ये इंटरनल रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो गया, रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल एट विच इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टिव एंगल बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। याद रखें, अगर ये μ1 है, ये μ2 है, तो इस पर कंडीशन ये भी है μ1 ग्रेटर देन μ2 होना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होना चाहिए, तभी ये होता है, वरना नहीं। इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या पढ़ते हैं, जो हमारे घर में यूज़ होता है इंटरनेट के लिए और डिश की टीवी के लिए। हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ रेयरर मीडियम इस पर लगा देते हैं। ठीक है, ये रेयरर मीडियम लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं रेयरर मीडियम की। इसे कोटिंग को कहते हैं ग्लैडिंग करना। जैसे ही करते हैं क्लैडिंग, तो रे आती है, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है,
फिर ये रे आगे जाएगी, आगे जाके फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये प्रोसेस हर जगह क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आगे जाएगी, फिर वो ऐसे ऐसे करके डिजिटल वे में हम सिग्नल भेजते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का ये काम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर का काम है। बात समझ में आ गई होगी, ये ऑप्टिकल। तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज में कैसे होता है। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, अभी तक तो सब स्फेरिकल लेंसेज के होते हैं। हमने पढ़ा था ये था कॉनकेव लेंस, नहीं कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, सॉरी ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव के दो, अगर कॉनकेव रख दें और अंदर की तरफ इसकी वो था शाइनी सा पार्ट था, यानी कि वो था कोटेड था, तो अंदर की तरफ ही इसे रखते हैं कोटेड पार्ट को, और एक इसकी तरफ अंदर की तरफ को कोटेड पार्ट को रखते हैं। तो ये दो कॉनकेव सरफेस आपस में जब मिलेंगे तो जो लेंस बनेगा, ये लेंस अगर हम ग्लास का ये ट्रांसपेरेंट लेंस बनाए, दोनों तरफ कॉनकेव सरफेस ले लें, जिसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, क्या कहते हैं। और अगर दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस ले लें, कौन सा सरफेस ले लें, कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रख देते हैं। ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो वही सेम है, ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसकी भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी। बीच में दो लेंस के बीच में एक फोकल सेंटर पॉइंट होता है, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी दोनों लेंस के बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ओ। अब देखो इस तरफ भी एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, इधर भी सर्कल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे करके जब इधर एक सर्कल बनेगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ भी 2f होगा और इसका आधा होगा f, फोकस आधा होता है। वैसे ही यहाँ पर भी 2f होगा और यहाँ पर भी f होगा। ठीक है, इसका भी कुछ इधर की तरफ बनेगा सर्कल एक, तो कुछ 2 फोकस होगा, इधर भी कुछ बनेगा 2f होगा और f। ठीक है, बेसिक्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अगर छू के पता करना है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो बीच से पतला और साइड से चौड़ा मोटा है तो वो कॉनकेव लेंस है, और बीच से मोटा और साइड से पतला है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे रूल्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स का रूल ये होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे, तो स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे निकल जाएगी। और अगर कोई पैरेलल रे आ रही है,
कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो डेविएट करेगी ऐसे करके, ऐसे करेगी डेविएट की, अगर पीछे उसे बढ़ाओगे तो फोकस से निकलती भी जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रे फोकस से आ रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। यही 3 रूल हैं, सिंपल से। ठीक है, इसमें भी वही 3 रूल। अगर कोई सेंटर से पास हो रही, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधी निकल जाएगी। अगर कोई पैरेलल आ रही है तो वो एक फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, पैरेलल रे कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। और कोई अगर फोकस पे आई है तो वो यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है तीनों का रूल। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, सिंपल से रूल्स हैं, ये फॉलो करते हैं। तो ये होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्ज कर रहा है सारी एक पॉइंट पे। अगर तुम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ और सारी पैरेलल रेस पे मार दो, जितनी पैरेलल रेस आप उस पर मार दो, सबको ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। कर देगा, नहीं कर देगा। लेकिन अगर कॉनकेव लेंस लोगे और इस पर कुछ पैरेलल मारोगे तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ऐसे करेगा डाइवर्ज कि यहाँ से निकल रहा है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी याद रखें 6 इमेजेस बनेंगी सेम जैसे कॉनकेव मिरर में बनी थी, और इसमें उल्टा हो जाएगा जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बनी थी। 2 इमेज बनेंगी, दोनों रियल, दोनों वर्चुअल होंगी। इसमें 5 रियल होंगी और 1 वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और ये 5 रियल और इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, तो वैसे ही रहेगा, सेम कंडीशन आप बना के देख लेना, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, इनके बेसिकली फॉर्मूलेशन पे आते हैं। जो जो लेंस फार्मूला होता है पहले वो देख लेते हैं। लेंस फार्मूला होता है अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, u तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, पता ही है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे के, और हमेशा ये याद रखें ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे। सपोज एक ये है, ठीक है, और एक सीधी पास हो गई, इमेज कुछ ये बन गई, ऑब्जेक्ट कुछ सपोज यहाँ रखा हुआ था। ठीक है, इमेज कुछ यहाँ बन गई, तो यहाँ से देखेंगे तो ये u होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये v होगा। तो v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर v पॉजिटिव है इसका मतलब रियल इमेज बन रही है। क्या बन रही है? रियल इमेज
और इन्वर्टेड है। और अगर इसमें v नेगेटिव आ रहा है, v इस तरफ बन रही है इमेज, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ऊपर की डिस्टेंस सारी पॉजिटिव लेंगे, नीचे की डिस्टेंस सारी नेगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की तरफ जितनी होंगी डिस्टेंस कैलकुलेट पॉजिटिव करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि इस तरफ की जितनी डिस्टेंस करेंगे पॉजिटिव करेंगे, और इस तरफ की जितनी डिस्टेंस करेंगे वो नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर फोकल, अब ये वाला फोकल पॉइंट यूज हुआ है, पैरेलल आके यहाँ से पास हुई ना फोकस, ये फोकस यहाँ पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फोकस भी यहाँ पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो हो गई इसमें। अब आता है कॉनकेव में, देख लेते हैं। कॉनकेव में भी क्या है, ये रे आई फोकस से निकल गई, फोकस इसका इस तरफ रहेगा, वर्चुअल फोकस, और एक सीधी निकल गई, तो ये बन गई इमेज, और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये इमेज बन गई। तो v नेगेटिव, u भी नेगेटिव, और f भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ज़्यादातर u तो देखो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, v भी यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और u भी यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और इमेज इस तरफ बनेगी नहीं, इधर ही बनना है वर्चुअल, तो हमेशा v नेगेटिव रहेगा इसमें, और u भी नेगेटिव रहेगा, और f भी, इसमें फोकस भी नेगेटिव ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। मैग्नीफिकेशन की बात आती है इसमें, तो मैग्नीफिकेशन में पता है फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो वो हम लगा देंगे इसमें, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अच्छा, पावर देख लेते हैं। पावर होता है 1/f। अब देखो f हमेशा नेगेटिव है किसमें? कॉनकेव में, तो f पावर जो है वो नेगेटिव आएगी कॉनकेव लेंस में, और पावर जो है पॉजिटिव आएगी कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ हमेशा कैसा है? पॉजिटिव रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव 1/f, तो ये हमेशा नेगेटिव। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव आएगी, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बाकी सब वही है। माइनस वी अपॉन यू नहीं आया, माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन का। बस बाकी आप न्यूमेरिकल करें, जो ना आए वो ग्रुप में डालें।